तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 51 से 55 की लास्ट 5 केस स्टडीज़। ये बहुत ही सिंपल केस स्टडीज़ हैं और अगर आपने पहले 50 केस स्टडी लगा रखी है मेरी, बहुत अच्छे से कर रखी है अगर आपने, तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और यहाँ से एक नई चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है सरफाइसी एक्ट का। तो यहाँ इस केस स्टडी से पहले आपको सरफाइसी एक्ट पढ़ना है। बिल्कुल सिंपल रीडिंग ले लेना चाहिए। सरफाइसी एक्ट पढ़ने के बाद ही आपको ये 5 केस स्टडी समझ आएंगी, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है अगली 5 केस स्टडी करने का। सिर्फ सरफाइसी एक्ट के अंदर जो अपनी अभी अभी ना बेसिक नॉलेज चेक करी है इंस्टीट्यूट ने, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन 5 की स्टडी में कि ऐसे करते हो तो कौन सा सेक्शन लगता है, ऐसे करते हो तो कौन सा सेक्शन लगता है। तो बड़ा सिंपल सा है। हालांकि मैंने सोचा था ये आप कर लोगे, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स आए मेरे पास कि वो वाले 5 के स्टडी भी करवा दो लास्ट के, तो उनके ऊपर भी आप थोड़ा सा अपना दृष्टि डाल देते हैं उनके ऊपर भी 5 की। तो चलो 5 की स्टडी कर लेते हैं आप जल्दी से। हालांकि ये सारी आपने की हुई हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे अदर देन सरफाइसी वो सारे हमारे 50 के स्टडी के अंदर कवर हो चुके हैं। फिर भी हम फास्ट में एक बार इसको देख लेते हैं। मेरे साथ कर लोगे तो 5 की स्टडी पढ़ी जाएंगी। केस स्टडी नंबर 51 आती है हमारी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? वट इज़ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अनुराधा एज पर द प्रोविजन ऑफ फेमा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16 के लिए अपने को बताना है। इस गिवन स्टडी में जो अनुराधा है वो 182 दिन से भी कम रही है, और अगर आप इंडिया में 182 डेज से भी कम रहते हो, स्टे करते हो, तो आप ऑलरेडी इंडिया के कहलाओगे ही नहीं, बाहर के कहलाओगे। तो इसमें साफ साफ अपना आंसर आ रहा है पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया। चेक कर लेना यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस अनुराधा का 182 डेज से लेस देन है उसका। उसका कहता है मोहन यूज़ कर रहा है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड इन मेकिंग वेरियस पेमेंट वैन वाज इन बोस्टन। साफ साफ फेमा के अंदर आपको अलाउ करवाया हुआ है। हमने भी पहले 50 की स्टडी करी है, उसके अंदर हमारे पास ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है ना, आप यूज़ कर सकते हो। कोई इसके ऊपर किसी भी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है आपकी। यूज़ करो, बस प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन नहीं करनी है आपको इससे। तो यूज़ ऑफ ICC रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, ऐसा नहीं, लिमिट नहीं होती इसके ऊपर कोई। यस मोहन कैन यूज़ ICC विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। आंसर अपना ए मैच हो रहा है। नो वाला तो आ ही नहीं सकता, लिमिट वाला आंसर भी नहीं आ सकता, अप्रूवल भी नहीं चाहिए। पहला आंसर मैच हो रहा है अपना। प्लानिंग टू परचेज इन फ्लैट इन मुंबई, वेदर मिस्टर जॉन नॉट बीइंग एन इंडियन सिटीजन कैन बाई ए फ्लैट इन मुंबई। इस क्वेश्चन में जो मिस्टर जॉन है, डॉक्टर जॉन है, वो अपना पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया PROI है, और उसकी शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए। उसकी शादी होगी थी अनुराधा के साथ और अभी 2 साल भी नहीं हुए, और वो यहाँ पे फ्लैट लेना चाहता है। तो अपनी कंडीशन होती है ना, जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होता है वो इंडिया में फ्लैट ले तो सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अगर वो मैरिड है तो मैरिड को 2 साल हो गए हों तो ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। अब इसका स्टडी के अंदर तो 2 साल भी नहीं हुए बेचारे के, ले ही नहीं सकता। नो ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट इन मुंबई सिंस 2 ईयर हैज़ नॉट बीन इलेप्स ऑफ द मैरिज ऑफ विद अनुराधा। कोई भी बंदा जिसकी शादी होगी हो, बाहर रहता है वो इंडियन सिटीजन, बाहर रहता है लेकिन इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो शादी के 2 साल बाद ले सकता है, पहले नहीं ले सकता वो। ठीक है। वट इज़ द नोटिस पीरियड अंडर सेक्शन 13(2) सरफाइसी के अंदर जो नोटिस पीरियड होता है वो होता है 60 दिन का। बैंक पोजेशन लेना चाहता है, नोटिस आएगा पहले उसके पास। क्या हुआ, आपने पहले डिफ़ॉल्ट करा, NPA डिक्लेयर हो गया आप। अब 60 दिन के अंदर अंदर आपके पास एक नोटिस आएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक आपकी पोजेशन लेता है। आपकी सिक्योरिटी पड़ी होगी ना, वो 60 दिन का नोटिस के बाद आपकी पोजेशन लेगा बैंक। अंडर द प्रोविजन ऑफ रेरा हाउ मच अमाउंट कैन बी टेकन एज एडवांस, बहुत बार रिपीट हो गए क्वेश्चन। 10%। 50 वीडियो लगा रखी ना आपने मेरी 50 की स्टडी, बस ये तो बिल्कुल सिंपल है, रीडिंग करनी है अपने को। तो ये 5 की स्टडीज अब। वट आर द प्री कंडीशन ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट बाय द लैंडर अंडर द सरफाइसी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को पूछे हुए हैं इसके अंदर। वट आर द प्री कंडीशन फॉर एक्सरसाइजिंग राइट बाय लैंडर अंडर सरफाइसी, टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आपको आंसर लिखना है। सेक्शन 13 होता है वो लिखना है अपने को, चेक कर लो साथ साथ अपना। सेक्शन 13 है, एक्ट प्रोवाइड्स। चलो सरफाइसी नया है अपना, पढ़ भी लेते हैं आप इसको साथ साथ, अभी तक आया नहीं ना किसी के स्टडी में। एक्ट प्रोवाइड्स दैट नॉट विल सेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 69 और 69 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ एनी सिक्योर्ड क्रिएटर मे बी इन्फोर्स्ड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। Section 32 state that where any borrower who is under a liability to secured creditor under a security agreement make any default in repayment of secured debt installment, debt is classified as a secured creditor as non-performing asset। NPA डिक्लेयर हो गए। secured creditor may require the borrower by notice in writing, पहले आपके पास राइटिंग के अंदर नोटिस आएगा 60 डेज, सारी बातें आ गई वही वाली 60 डेज वाली बात भी आ गई इसके अंदर। फाइलिंग में द secured creditor shall be entitled to exercise all any of the right under section 4। Section 13 specify that notice referring subsection 2 shall give detail of the amount payable by the borrower, secured asset intended to be enforced by the secured creditor in event of non payment of secured debt by the borrower। उसमें कहते हैं इन केस बोरर फेल टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी फुल विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, secured creditor may take recourse to one or more of the following measure to recover his secured debt। वो पोजेशन ले लेगा सिक्योर्ड एसेट के ऊपर, उसको बेच बूझ देगा, लीज पे दे देगा, असाइनमेंट ऑफ सेल फॉर रियलाइजिंग द सिक्योर्ड एसेट्स, पैसे रिकवरी कर लेगा अपने।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है अपने से, व्हेन कैन ए फॉरेन नेशनल, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है, इमोबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है इंडिया के अंदर। बट विल बी योर आंसर इफ द फॉरेन नेशनल विश टू परचेज ए फार्म हाउस इन इंडिया। साफ साफ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो गया अपना ये। रेगुलेशन 3 होती है इसके अंदर। NRI OCI यहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं, लैंड में नहीं करना। एग्रीकल्चर फार्म हाउसेज प्लांटेशन एक्टिविटी में नहीं कर सकते, बाकी जगह कर सकते हो आप। रेगुलेशन 3 है, छापनी है बस, कुछ नहीं करना। उसके बाद कहते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बस, बहुत बार कर लिया आपने। उसके बाद कहते हैं, इन द गिवन केस मिस्टर इन अनुराधा हैड बोट एग्रीकल्चर लैंड नियर पनवल इंस्टीड ऑफ ए फ्लैट, देन वेदर द बैंक वुड बी इंटाइटेड टू टेक पोजेशन ऑफ द फार्म हाउसेज ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ लोन EMI। सरफाइसी एक्ट लगवा रहा है ये। सरफाइसी एक्ट एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर नहीं लगता। सरफाइसी एक्ट एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर नहीं लगता, तो अपने को ये बताना था, कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, सरफाइसी एक्ट एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लगता ही नहीं। इफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हाउसिंग लोन अमाउंट रिमेन 9 लाख रुपीज़, वेदर द बैंक इज इंटाइटल टू इशू नोटिस अंडर सरफाइसी। सेक्शन 31 पूछा हुआ है नोटिस का। उसके अंदर क्या होता है, 20% की एक लिमिट होती है। और चेक कराता हूँ तुम्हारे को पहले यहाँ तक के आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखा था हमने, NRI वाला, प्लांटेशन एक्टिविटी में नहीं लगा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट अपने सरफाइसी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लगता ही नहीं। और जो लास्ट पॉइंट अपन देख रहे थे सेक्शन 31 सरफाइसी प्रोवाइड्स दैट प्रोविजन ऑफ सरफाइसी एक्ट शैल नॉट इन केस एनी विच अमाउंट ड्यू इज लेस देन 20% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट और विद इंटरेस्ट अगर आपका अमाउंट 20% से लेस है तो सरफाइसी आपके ऊपर लगता ही नहीं है। द क्वेश्चन स्टेट दैट लोन अमाउंट रिमेन 9 लाख रुपये। अब 9 लाख रुपये थे ना, वो 9 लाख रुपये थे, जो कि मोर देन है 20% ऑफ द लोन। इस क्वेश्चन के अंदर जो लोन है वो अपना 20 लाख का लोन है। 20 लाख का लोन है तो 20 लाख का 20% कितना आता है, 4 लाख रुपये। और हमारा अनपेड कितने हैं, 9 लाख रुपये। टेकन बाय अनुराधा हैंस बैंक वुड बी लीगली इंटाइटल टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 13(2)। इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर जब आएगा ना ये, तो हो सकता है इसके अंदर अमाउंट इधर उधर हो जाए, 20 लाख की जगह कोई और अमाउंट डाल देगा। अब ये 9 लाख की जगह 4 लाख से कम अमाउंट होता, 3.5 होता, 3 होता, 2 होता, 2.5 होता, सिर्फ ऐसे ही नहीं लगना था। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर जब आएगा ना, मुझे जैसे उम्मीद है कि स्टेटमेंट चेंज करके आता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा। डिटो सेम नहीं डालता कभी भी, केस स्टडी जब भी आती है पेपर के अंदर तो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं डालेगा वो, कुछ ना कुछ चेंज करेगा। वो आपको चेक करता है कि आप टेपू तो नहीं हो ना, बिल्कुल बस आपके सामने बुक पड़ी और आप टेप रहे हो, कुछ ना कुछ अलग कर देता है वो उसके अंदर। दिखने में सेम लगेंगे क्वेश्चन, आपको सेम होएंगे नहीं कभी भी। इसके अंदर आपका आंसर वो बेनामीदार आ रहा होगा, जबकि आपका जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा ना वो उसमें बेनामीदार नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे उल्ट पुल्ट कर देता है वो, नॉन सोर्सेज की जगह अननोन सोर्सेज डाल देता है, अमाउंट में इधर उधर कर देता है, ठीक है। इस केस स्टडी के अंदर आपका आंसर आ रहा होगा कि हाँ उसने उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो फंस जाएगा। लेकिन आपको जो पेपर के अंदर आंसर आएगा ना वो और तरीके से आएगा, वो दिखने में सेम होएगा। तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने केस स्टडी मेरी अच्छे से लगाई है तो मैंने केस स्टडी में हर पॉइंट कवर करा है। और तो चलो आगे भी अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केस स्टडी नंबर 52 आती है हमारी, मृदुला टेक्सटाइल लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारे को, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इशू ऑफ डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 13 ऑफ सरफाइसी। मेन पर्पस क्या होता है, अगर जब डिमांड नोटिस इशू करते हो तो आपका मेन पर्पस इसमें से कौन सा होता है, सेक्शन 13 में से, टू इन्फोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। अभी आपने पढ़ा है पिछली केस स्टडी में, पहला आंसर मैच हो रहा है अपना। सेकंड क्वेश्चन कहता है वेदर द प्रोविजन ऑफ IBC सुपरसीड द प्रोविजन ऑफ सरफाइसी। बिल्कुल सेक्शन 238 होता है, अभी अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, रिपीट हो रहे हैं बस, पिछली केस स्टडी रिपीट हो रही है सारी। सेक्शन 238 में साफ साफ लिखा हुआ है कि IBC का जो एक्ट होता है वो बाकी सारे एक्ट के ऊपर ओवररूल करता है, तो सरफाइसी भी तो उसके अंदर आ गया ना, सरफाइसी को भी ओवररूल ही करेगा वो सेक्शन। अपना आंसर आ गया C। इन द गिवन केस हु शैल बी द मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर। सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं या फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं या कौन होता है, सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर। बैंकर्स, बैंकर बिंग द फाइनेंशियल क्रेडिटर ओनली। बिल्कुल COC में सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर ही आते हैं, आते तो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी हैं लेकिन एक सर्कमस्टांसेस है तब कब आता है, जब फाइनेंशियल क्रेडिटर हो ही ना तब आते हैं वो भी देखेंगे अपन, आएगा क्वेश्चन उसका भी। When a borrower make any default in the repayment of secured debt, secured creditor may require the borrower by notice in writing to discharge in full all liability secured creditor from the date of notice। कितने दिन के अंदर करना होता है अपने को ये, 60 डेज के अंदर। ये भी अपना रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी अपनी पिछली केस स्टडी जो करी है ना उसके ऊपर ही है ये तीनों चारों क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजन ऑफ सरफाइसी ऑन फेलियर ऑफ द बोरर टू डिस्चार्ज इज लाइबिलिटी इन द फुल पेमेंट विद स्पेसिफाइड इन द नोटिस, सिक्योर क्रेडिटर में क्या क्या करेगा, टेक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, बिल्कुल लेगा। टेक राइट टू ट्रांसफर द सिक्योर एसेट टू द बायर बाय वे ऑफ लीज कर सकता है। टेक ओवर द मैनेजमेंट। पांचों पॉइंट ना पिछली केस स्टडी से मिल रहे हैं पांचों। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ, सरफाइसी में ज़्यादा नॉलेज अभी अपनी चेक करी नहीं है, और ये चेक करेगा अपने से सीधा पेपर के अंदर। वट आर द कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 32, ये भी देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है सरफाइसी के, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 13 है, कहता जाके सेक्शन 13 छाप दो पेपर के अंदर, बस स्टडी मेट खोलो, सेक्शन 13 खोलो और छाप दो उसके ऊपर। उसमें कहता है इन द गिवन केस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज इंक्लूडेड ओनली द बैंकर एज मेंबर ऑफ COC, वेदर द ऑपरेशनल क्रेडिटर हैव राइट टू द मेंबर ऑफ COC
वट वुड बी योर आंसर इफ इन एनी केस देयर आर नो फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर? आ गया वही पॉइंट। अगर क्वेश्चन में ऑपरेशनल क्रेडिटर है सिर्फ, फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, तो फिर COC तो बनानी पड़ेगी। तो उस केस में क्या होता है, 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर आप उठाएंगे लार्जेस्ट वैल्यू के, और 18 लार्जेस्ट वैल्यू उठाएंगे आप ऑपरेशनल क्रेडिटर को, उनको डालेंगे, और एक आप डालेंगे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द ऑल वर्कमैन अदर देन दोज वर्कमैन इंक्लूडेड इन क्लॉज नंबर ए और सी जो होता है। एक आप रिप्रेजेंटेटिव डालेंगे इलेक्टेड बाय द ऑल एम्प्लॉई अदर देन दोज एम्प्लॉई इंक्लूडेड इन क्लॉज ए होता है एक पॉइंट। ठीक है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ ये वाला आंसर भी 7th का। ये रहा, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर उठाऊंगा, प्रोवाइडेड इफ द नंबर ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर इज लेस देन 18 द कमेटी शैल इंक्लूड ऑल सच ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब मान लो 18 है ही नहीं, कम है, ठीक है, तो सारों को उठा लो। ऑल द कमेटी शैल इंक्लूड ऑल सच ऑपरेशनल क्रेडिटर 14, ठीक है, तो कम से कम 14 होने चाहिए इसके अंदर भी। जो बाकी बचे ना वो उठा लो, लार्जेस्ट है नहीं, क्या करें फिर, बाकी उठा लो, वो 14 उठा लेना। उसको कहता है वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द ऑल वर्कमैन अदर देन दोज वर्कमैन इंक्लूडेड ए बी सी, वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द ऑल एम्प्लॉई अदर देन दोज एम्प्लॉई ए, ठीक है, ऊपर वाले के अलावा एक और एम्प्लॉई। तो एक 18 हो गया, एक 1 हो गया, एक 1 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, इन द गिवन केस बैंकर हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 25% ऑफ बिड ऑफर, रिमेनिंग 75% है ना, वो भी पेबल है, विद इन 15 डेज ऑफ सक्सेसफुल बिडर आएगी पेमेंट। मीन वाइल कॉर्पोरेट डाटा इनिशिएट कर दिया CIRP, 25% पेमेंट आई हुई है, 75% नहीं आई हुई, CIRP स्टार्ट हो गया। सीज द सेल एक्सरसाइज थ्रू ऑक्शन बाय ऑलरेडी इनिशिएटेड बाय द बैंकर प्रायर टू इनिशिएशन ऑफ CIRP, ऑक्शन पहले होगी बाय द कॉर्पोरेट डाटर, वेदर द सच सेल ट्रांजेक्शन विल बी नलिफाइड इन लाइट ऑफ डिक्लेरेशन बाय मोरेटोरियम बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो अभी अपन ने पहले भी पढ़ा है सेक्शन 238 के अंदर, जो IBC होता है वो सिर्फ IC को क्या करता है, ओवर रूल करता है। तो जो IBC के अंदर बात लिखी होगी ना वही आप जीतोगे, सिर्फ IC इसके अंदर नहीं जीत सकता, ठीक है। तो NCLT ने बोला था मोरेटोरियम चल रहा है, मोरेटोरियम इम्पोज हो चुका है, तो जो 75% बाकी जो बैलेंस सेल है हम उसको इलीगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेक्शन 238 है IBC का, वो ओवर रूल करता है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ आंसर इसका, ये देखो, व्हेन द मोरेटोरियम वाज इम्पोज्ड बाय द लर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, रिसिप्ट ऑफ द बैलेंस सेल कंसीडरेशन वो तो इलीगल होगी, ठीक है। लर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी राइट सेट असाइड द सेल ट्रांजेक्शन, सेक्शन 238 IBC का वो ओवररूल करता है, ओवरराइड करता है, ओवररूल करता है बाकियों को, ठीक है। तो इसके अंदर पहले इसने क्या लिखा, सेक्शन 238 के बारे में लिख दिया, सिर्फ IC के एक्ट के बारे में लिख दिया, कौन दोनों में कौन जीतता है वो लिख दिया, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेम टू सेम यहाँ से छाप देना बस। केस स्टडी नंबर 53 आती है हमारी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारे को, द कॉस्ट ऑफ फ्लैट ऑफर्ड बाय सेल बाय UBDL वॉज 50 लाख रुपीज़। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बता दी 50 लाख की, एडवांस कितना ले सकते हो 10%, कितनी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, 50 लाख का 10% कितना है 5 लाख, 5 लाख होना आंसर आ जाएगा। वट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिएशन सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय द सिक्योरिटी अंडर ए सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो कहता है इट शैल बी डीम टू बी कॉन्स्टिट्यूट ए नोटिस टू द अदर लैंडर्स, ये नहीं होता, इट शैल बी डीम टू बी कॉन्स्टिट्यूट नोटिस टू द अदर बिल्डर, इट शैल बी डीम टू बी कॉन्स्टिट्यूट ए पब्लिक नोटिस फॉर क्रिएशन ऑफ सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट, बिल्कुल ये पब्लिक नोटिस माना जाता है। इट शैल बी डीम टू बी कॉन्स्टिट्यूट ए पब्लिक नोटिस फॉर क्रिएशन ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अगर आपको कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो ये वाला नोटिस आपका डीम्ड माना जाता है कि ये पब्लिक नोटिस है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, D। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ क्रिएशन मॉडिफिकेशन सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द सेरसाई पोर्टल, ठीक है। अपने को क्या बताना है, फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ क्रिएशन, इनमें से कौन सा पॉइंट मॉडिफिकेशन सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये आपको बस इसके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर आते हैं। पहला कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय मॉर्गेज अदर देन मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स, नहीं ये एलिजिबल नहीं होता। हाइपोथिकेशन प्लांट मशीन स्टॉक डेप्ट इंक्लूडिंग बुक डेप्ट्स रिसीवेबल, ये भी नहीं होते। अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल कमर्शियल, ये भी नहीं होती। इंटेंजिबल एसेट, ये भी नहीं होते। तो चारों ही पॉइंट अपने क्या हो गए, नॉट एलिजिबल है। अपने से यही पूछा उसने कौन से एलिजिबल नहीं होते, आपको ये पता होना चाहिए एलिजिबल कौन से होते हैं। उसके बाद कहता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी ऑफ क्रेडिटर हु शैल बी इंटाइटल्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ COC। ऑपरेशनल क्रेडिटर ढूंढ लो कौन है इसके अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर अपना जो ICICI बैंक है ना उसने लोन प्रोवाइड करा है और होम नोटिस, यही ऑपरेशनल क्रेडिटर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, D। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट द न्यू प्रमोटर इंटेंड्स टू डू सम माइनर चेंजेस, माइनर चेंजेस करना चाहते हो, माइनर चेंजेस करने के लिए आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, जो 2/3 वाली अप्रूवल होती है ना वो नहीं जरूरत होती। द माइनर चेंजेस एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ आर्किटेक्ट कैन बी डन आफ्टर प्रॉपर डिक्लेरेशन इंटीमेशन टू अलॉटी, लेकिन इसके अंदर कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है आपको। आपने रेरा एक्ट के अंदर पढ़ा हो ना 2/3 की अलॉटी की जरूरत होती है, वो माइनर अल्टरेशन में नहीं होती है। बाकी कहता है इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा था, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो अपना आंसर D बनता है। माइनर चेंजेस एज पर द रिकमेंडेशन होनी चाहिए, आर्किटेक्ट कैन बी डन आफ्टर प्रॉपर डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करने के बाद। इंटीमेट तो करेगा ही ना,
अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इंटीमेट तो करेगा ही। तो उसने ये पूछा था आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रमोटर इंटेंड्स टू डू सम माइनर चेंजेस करना चाहता है तो बता दियो भाई। हालांकि अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंटीमेशन तो करेगा ना, इंटीमेट कर दिया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारे से मत पूछ, लेकिन बता तो सही ना। वट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सर्टेन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, हाउ इट गेट्स द प्रायोरिटी ओवर द सिक्योरिटी क्रेडिटर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सेक्शन 26C के बारे में पूछो अपने से। द प्रोविजन रिलेटेड टू सेंट्रल रजिस्ट्री आर कंटेंट इन सेक्शन 20 to 26 है, बस वही लिखना है अपने को। 26C के अंदर लिखा हुआ है सरफाइसी डील करता है विद द मैटर रिलेटिंग टू द इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, बस ये अपने को छापना है यहाँ पे। उसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। सरफाइसी पढ़ने के बाद अगर आप 51 to 55 लगाते हो ना केस स्टडी, बिल्कुल सिंपल केस स्टडी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में ले रहा हूँ क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ना हमारे पिछली केस स्टडीज में कवर हो चुके हैं एक्सेप्ट सरफाइसी, और सरफाइसी में इन्होंने इतनी नॉलेज अभी चेक करी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे बस। वट कंडीशन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब अंडर द IBC फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP, ये भी अपना रिपीटेड क्वेश्चन है। CIRP लगाने के लिए कौन सी कंडीशनें होती हैं और वही आपको लिखनी है इसके अंदर। सेक्शन 10 होता है, पूरा डिटेल में लिखना है, ये भी अपना रिपीटेड क्वेश्चन था। The registration of creation of security interest over any property of the borrower, security or repayment of any financial assistance granted to any secured creditor, elucidate the statement। सेक्शन 20 के बारे में पूछा हुआ सरफाइसी के, और रजिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर, रजिस्ट्रेशन बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर अदर क्रेडिटर, सेक्शन 26B। इन दो पॉइंट के बारे में पूछा हुआ है, बुक से छापने हैं। केस स्टडी नंबर 54 आती है हमारी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारे को, द प्रोविजन ऑफ IBC आर नॉट एप्लीकेबल ऑन, वो कहता है IBC का जो प्रोविजन है किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, प्राइवेट कंपनी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी इनके ऊपर भी होता है, पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर इनके ऊपर भी होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। IBC तो सबके ऊपर ही लगता है यार, कंपनीज कोई मर्जी हो, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड पर्सनल गारंटर सबके ऊपर ही लगता है। कहता हु इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द पर्सनल गारंटर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो सेम ही रहेगी, नेकलेट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, पहला ही आंसर है अपना। कीपिंग ऑफ द पॉपी स्ट्रॉ इज एन ऑफेंस अंडर विच एक्ट, पॉपी स्ट्रॉ हमारा आता है नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर, ड्रग्स तो हमारे आते हैं एक ही चीज़ में आते हैं, ड्रग्स होता है पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है। अगर ये है आपके पास तो आप नार्कोटिक ड्रग्स में फंस गए आप, आंसर बी हो गया हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज एनी राइट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सिरसई अंडर द सरफासी एक्ट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इसका आंसर होता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कोई राइट नहीं होता एक्सरसाइज करने का, कोई भी राइट आप इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते। तो अपना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आ रहा है, इसके अंदर बी आ रहा है, आंसर मैच हो गया अपना। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट ओवर राइड द अदर, साफ साफ पता है अपने को IBC ओवर रूल करता है सभी एक्ट को। इंस्टीट्यूट यहाँ पर आंसर गलती से PMLA लगा बैठे हैं, अगर यही क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, यही केस स्टडी अगर पेपर में रिपीट हो जाती है तो इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लेना, अदरवाइज़ ये किसी भी और केस स्टडी में आता है ये वाला क्वेश्चन। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सेक्शन 238 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि IBC ओवर रूल करता है बाकी सारे एक्ट को। तो हमारा आंसर तो देखो होना चाहिए A, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है उसने इसका आंसर दिया हुआ है B, उसने किस बेस पे दिया हुआ है, हो जाएगा सही आने वाले टाइम में। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 13 हाउ द सिक्योर्ड क्रेडिटर में प्रोसीड्स टू टेक द पोजेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर द सरफाइसी। पहले भी बोल चुका हूँ, सरफाइसी की सिर्फ एक नॉलेज अपने को चेक करिए, सिंपल क्वेश्चन डालिए। साफ साफ कह रहा है यार, सेक्शन 13 के एक्सपायर होने के बाद कौन सा सेक्शन आता है, साफ साफ लिखा हुआ है यार, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 13 हाउ द सिक्योर्ड क्रेडिटर में प्रोसीड्स टू टेक पोजेशन, सेक्शन 14 डाल दो सरफाइसी का इसके अंदर आंसर में, ठीक है। देखो चेक करा देता हूँ साथ साथ हमारे को, ये रहा सेक्शन 14, सेम टू सेम स्टडी मेट का छापना है बस। तभी कह रहा हूँ लिमिटेड से क्वेश्चन है, एक पेज लो 10 क्वेश्चन अलग से लिख के रख दो, सरफाइसी के ये क्वेश्चन पूछ लिए पेपर के अंदर बस। वेदर द मोरेटोरियम डिक्लेयर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द पर्सनल गारंटर, ये कहता है जो मोरेटोरियम डिक्लेयर होता है वो पर्सनल गारंटर के ऊपर भी लगता है। पर्सनल गारंटर के ऊपर कैसे लग जाएगा मोरेटोरियम, मोरेटोरियम का मतलब होता है अपने कंपनी का काम रोक दिया एक बार, ठीक है, बाकी चीज़ें रोक दी, कंपनी से रिकवरी प्रोसीडिंग रोक दी, कंपनी के अगेंस्ट आप प्रोसीडिंग नहीं कर सकते जब मोरेटोरियम चल रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पर्सनल गारंटर के ऊपर भी मोरेटोरियम लग गया, कंपनी भी रोक दी, कंपनी से के ऊपर भी प्रोसीडिंग नहीं कर पा रहे, पर्सनल गारंटर के ऊपर भी ना कर पाओगे तो पैसे लोगे कैसे। तो पर्सनल गारंटर को तो पकड़ना है, वही गारंटी दी है उसने इसीलिए तो दी थी, अगर कंपनी पैसे नहीं देगी तो मैं दूंगी। चको ना पर्सनल गारंटर को, चेक लो पर्सनल गारंटर को, इसके ऊपर मोरेटोरियम नहीं लगता कभी भी, ठीक है। ये भी अपना रिपीटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55 आता है अपना, लास्ट केस स्टडी है, ये भी चेक कर लेते हैं। द प्रोमोटर एट द टाइम ऑफ बुकिंग इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक अवेलेबल टू अलॉटी, क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, सैंक्शन प्लान बिल्कुल देगा, ये तो कंपलसरी है। स्टेज वाइज ये भी कंपलसरी है,
सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर, सैनिटाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कंपलसरी है, ये चीज़ तो देनी जरूरी है तो बुकिंग के टाइम पे। लिस्ट ऑफ द अलॉटी हुआ है बुक देर फ्लैट शोइंग देर नेम, और ये बताना क्या जरूरत है, मैं प्रमोटर हूँ, मैं तुम्हारे को वो बेच रहा हूँ फ्लैट्स, तो मैं ये तो बताऊंगा सेक्शन प्लान क्या रहेगा तुम्हारे घर पे, कैसे कैसे घर बनेंगे, कैसे कैसे कमरे होंगे, ठीक है, स्टेज वाइज टाइम कितने टाइम के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, वाटर, सैनिटाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, ऐसे ऐसे उसका प्रोविजन बताऊंगा, ठीक है। ये बताना जरूरी थोड़ी है कि किस ने ये घर खरीद लिया पहले, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। उसके बाद कहता है वेदर द बोरर इज एग्रीड बाय द मेजर, एग्रीड डैश सरफाइसी के अंदर, तो आपको 45 दिन मिलते हैं, 45 दिन के अंदर आप अपील लगा देना बस। सरफाइसी के अंदर अपील लगाने की जो डेज होते हैं वो 45 डेज होते हैं। हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, हमेशा प्रमोटर ही होता है, रेरा के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर के ऊपर है। द प्रोविजन ऑफ सरफाइसी शैल बी एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सरफाइसी किसके ऊपर एप्लीकेबल होएगा, आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रेडिटर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, लगता ही नहीं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका 20% से कम है, अभी आपने पढ़ा नहीं लगता इसके ऊपर। वेयर द लोन अमाउंट इज इरेगुलर, अमाउंट आपका इरेगुलर है, नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका लोन इरेगुलर है ना, सरफाइसी लग जाएगा आपके ऊपर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो एनपीए डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ। लोन आपका इरेगुलर होते ही ना सरफाइसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रियल प्रोजेक्ट हैंडिंग ओवर द पोजेशन ऑफ द लोटी, हु शैल फॉर्म एन एसोसिएशन, कौन बनाएगा, प्रमोटर। सिंपल क्वेश्चन रह गए, लास्ट के 5 केस स्टडी तो बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल ही। इन द गिवन केस महेश इज नॉट हैप्पी विद द वे ऑफ द ब्रोकर हैज एक्सरसाइज इज राइट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, उसके पास क्या रिकोर्स अवेलेबल है। सेक्शन 17 होता है, 45 दिन के अंदर अपील लगाओ, वो वाला पूरा सेक्शन लिख के आ जाना, ठीक है, पूरा सेक्शन 17 उसको लिख के आना, अपने को एक्सप्लेन करना है। रेरा कास्ट सम ऑब्लिगेशन ऑन द प्रमोटर टू ऑब्जर्वर एडहेरेंस टू द सेक्शन प्लान प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन बाय द प्रमोटर, ये भी अपना रिपीटेड क्वेश्चन है। सेक्शन 14 बहुत बार आ चुका है ये केस स्टडीज में अपना, सेक्शन 14 छापना इसके अंदर पूरा का पूरा। लोग हमारी यहाँ पर केस स्टडीज़ खत्म हो चुकी हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो केस मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे दिए हुए नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, प्रॉब्लम ले सकते हो मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कुछ ना कुछ आपकी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें उसके ऊपर। अगर आपको थोड़ी सी भी आपकी इलेक्टिव पेपर के अंदर, अगर आपकी पूरी 55 केस स्टडी के बाद आपको केस स्टडी आपकी कोई इंप्रूवमेंट हुई हो, तो आप अच्छे से अच्छे कमेंट डालें इसके अंदर, ठीक है।